नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे श्रेयांश जी से कि श्रेयांश जी की अब तक की जो जर्नी रही वो क्या रही उसके बारे में बात करेंगे। तो श्रेयांश जी, आप अपने अब तक की यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी रही उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। माय नेम इज़ श्रेयांश, मैं बरेली को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना LLB यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 2020 में किया था। उसके बाद कोविड का समय आ गया था जी। कोविड के समय मैंने अपने घर वापस हॉस्टल छोड़ के, मैं GN झा हॉस्टल में रहता था, मैं अपना हॉस्टल छोड़ के वापस अपने घर आ गया। वहाँ से मैंने, बिकॉज हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने बताया था मेनली बेयर एक्ट आपका सबसे ज़्यादा यूज़फुल एलिमेंट है जिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बेयर एक्ट्स एंड टेक्स्ट बुक रेफ़र करी। प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो प्रोसीजर में मैंने CK टकवानी और R.K. केलकर, ये 2 बुक्स मेनली रेफ़र करनी थी। एक्चुअली मेरे फादर एडवोकेट हैं, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जो भी प्रोविज़न्स मुझे, जहाँ मैं अटकता था, जहाँ मेरे को प्रॉब्लम होती थी, वो मुझे इंटरप्रेट करते थे, मुझे थोड़ा केस लॉ के संग गाइड करते थे जी। एज सच कोचिंग मैंने ली नहीं थी, लेकिन कोचिंग फिर भी थोड़ा सा आपको हेल्पिंग हैंड दे देती है जी। तो आपका जो हम परीक्षा है जिसमें आप अपीयर हुए, ये परीक्षा 3 टियर्स में होती है। बिल्कुल। प्री आप क्वालिफाई करते हैं, देन आप मेंस के लिए जाते हैं, और मेंस क्वालिफाई करते हैं, देन आप अपीयर होते हैं इंटरव्यू में। तो हम ये जानना चाहेंगे श्रेयांश जी कि जो प्री मेंस और इंटरव्यू है, तो इसका आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, पढ़ने का तरीका क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये जो स्ट्रेटजी है ये स्टार्ट तो प्री के टाइम से ही करनी पड़ेगी आपको मेंस की जो तैयारी है वो प्री के संग स्टार्ट करनी पड़ेगी। उससे 3 महीने 4 महीने पहले से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी जी, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक मेनली रेफ़र करनी पड़ेगी एंड आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहना चाहिए, और आपको आंसर राइटिंग अपना शुरू से ही एक अच्छे तरीके से आपको आंसर राइटिंग अपने फ्रेमिंग कि उसमें क्या क्या उसके मॉडल आंसर्स हो सकते हैं, उसके साथ ही आपको कॉन्सेप्चुअल आंसर जो होते हैं, जो जी एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स हैं जी, उसकी भी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए। बिकॉज प्री के रिजल्ट में और मेंस के पेपर में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप उस टाइम ये सारा प्रिपरेशन कर पाएँ, मेंस प्रिपेयर कर पाएँ। एट लास्ट जब आपका प्री आता है तो प्री से आपको 1.5 मंथ जी, आपको 1.5 मंथ पहले से आपको मेनली स्टिक टू द प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट। अदर देन डैट सर, मैंने सिंगल की जुडिशियल सर्विसेज के जो प्री के क्वेश्चंस पेपर्स थे जी, वो रेफ़र कर रहे थे। सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के थे वो मैंने लगाए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। सेकेंडली, बेयर प्रोविजंस अगर आपको याद हैं, और बिकॉज आप यूपी का जो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो आप देखेंगे जी, उसमें सर कहीं ना कहीं स्टिक टू द प्रोविजंस नंबर की 109 में क्या है, 110 में क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल कम है। मतलब फैक्चुअल आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आप ज़्यादा फैक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें कि किसी सेक्शन में क्या बात की गई है, उसका एक मेन हेडिंग क्या है, इस प्रकार से चीज़ें। और सर, अगर आप इंडेक्स से आप सुबह बैठ के रेफ़र करें और इंडेक्स को आप याद करने की कोशिश करें तो प्री में आपके अच्छे मार्क्स गेन करे जा सकते हैं। सर, सेकेंडली, जब मैंने प्री की प्रिपरेशन लास्ट में करी थी, उससे पहले मेरी मेंस की प्रॉपर प्रिपरेशन और मेरे केस लॉ के साथ मेरे मॉडल आंसर्स तैयार थे। बिल्कुल। वहाँ पे मुझे लास्ट जो प्री का रिज़ल्ट आया और मेंस के पेपर के बीच में जो भी टाइम था, उसमें मुझे मेनली अपनी जो भी रिवीजन था उस पर मेन वर्क करना था। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मेंस में कोई रोल नहीं होता। और कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनमें से बार बार क्वेश्चन उठते हैं। या तो वो एप्लीकेशन बेस्ड उठेंगे, या तो वो कॉन्सेप्चुअल आपको सीधे कि आपको पूरा उसमें बताना है, अपना आंसर लिखना है। ये चीज़ बाइफरकेट करना कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को पहले अपने आप से समझ लेना चाहिए कि उनको इसे कैसे बाइफरकेट करना है। जब बाइफरकेट वो कर लेंगे तो उन्हें एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस उन्हें सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं परेशान होना है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं जी। बिल्कुल। उसके बाद सर, मेंस के रिज़ल्ट और इंटरव्यू के बीच में बहुत कम टाइम होता है। उसमें सिर्फ अगर आप एक बार मेन प्रोविजंस ही रिवाइज कर लें, दैट इज़ सफिशिएंट। करंट पे उस समय बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। सर, मेरा करंट नहीं, GS हमेशा से वीक था, एज सारे
पीसी लॉ के बच्चों का होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ ये इशू रहता है कि उनका जीएस जो पोर्शन होता है वो वीक होता है, क्योंकि लॉ का ही मुझे लगता है इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि उसी को पढ़ना और प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा। मोर देन सर 20-25 सब्जेक्ट्स तो सिर्फ इसी में आ रहे हैं। राइट। इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि प्री और जो आपके बताने के अनुसार जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो ये है कि प्री और मेंस का जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं। आई मीन टू से कि जो प्री की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अलग है, मेंस की स्ट्रेटजी अलग है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मेंस की आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, हमको किस हिसाब से करना चाहिए, हमारा जो फ्रेमिंग ऑफ आंसर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, कि हम कैसे अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्लीज़ इस बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। सर 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जिसमें आपको पूरा आंसर फ्रेम करना होता है, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, वो मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो आंसर्स हैं, तो उसमें आपको पहले क्वेश्चन को समझना है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, राइट। अगर आपको ये क्लियर है कि वो आपसे क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए ज्यूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस से। हल्का 1 लाइन या 2 लाइन का आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस आपको बता देना है जी कि ये कॉन्सेप्ट आखिर निकला कहाँ से, इसका क्या बेसिस था जी। अबेटमेंट अगर इनकोएट ऑफेंस है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ इनकोएट ऑफेंस जी, इनकम्प्लीट ऑफेंस है। फिर आप प्रोविज़न पे आएंगे, प्रोविज़न को आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें, बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि पूरी बुकिश लैंग्वेज या बेयर एक्ट की लैंग्वेज एज इट इज़ आप रिप्रोड्यूस करें। आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो उसमें डालने। थर्डली सर उसके बाद थर्ड चीज़ होती है कि आपको बॉडी ऑफ द जब आप आंसर जा रहे हैं तो उसमें आपको उन ही प्रोविज़न्स को जो आपने लिखा है उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को एसेंशियल इंग्रेडिएंट या आप एसेंशियल एलिमेंट्स डाल के उन्हें आप 3-3, 4-4 लाइन का एक्सप्लेन कर दें। शॉर्ट एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि आपके पेजेस भी बर्बाद होते हैं, अननेसेसरी ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा उस चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं। आपने 4-4 लाइनों में अगर 5 एलिमेंट भी हैं, थेफ्ट के 5 एलिमेंट हैं, आपने 3-3, 4-4 लाइन में आपने लिख दिए जी। आप इनके साथ ही केस लॉ भी लिख सकते हैं या आप इसके बाद केस लॉ के प्रोविज़न पे आएंगे। केस लॉ में भी अगर आपको प्रॉपर नेम याद नहीं आ रहा, ईयर याद नहीं आ रहा, ईयर से इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहती है बिकॉज मैंने भी बहुत ज़्यादा ईयर मेंशन नहीं करे, बट हाँ केस लॉ का नाम, एस वरदराजन किडनैपिंग में किसी भी आपने केस लॉ का नाम लिखा, आपने उसमें हेल्ड किया हुआ है, द कोर्ट हेल्ड इट। फैक्चुअल आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज फैक्चुअल वो नहीं आपसे जानना चाहते। उनका यह है कि आपको जो आप चीज़ बता रहे हैं क्या आप उन जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट में सर आपको एक छोटा सा अगर कंक्लूड, आपको ये जरूर देखना होगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें लास्ट में पूछा क्या है, वो डिस्कस बोला है, इलेबोरेट बोला है, उन्होंने कमेंट बोला है, योर ओपिनियन बोला है। इस चीज़ को अगर आप देख लेंगे तो आपको लास्ट में पता होगा कि मुझे इसमें लिखना क्या, इसका कंक्लूजन देना है या सिर्फ इसे इलेबोरेट करके छोड़ देना। सर कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर बच्चे खुद से नहीं प्रॉपर तैयारी कर पाते हैं तो कोचिंग वाले कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। हर चीज़ को खुद से करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, बट हाँ उसमें टाइम लगता है। कोचिंग वालों को पूरा एक्सपीरियंस होता है, वो उसे थोड़ा शॉर्ट समय में आपको समझा देते हैं। जो सेकेंड पार्ट में मैं आता हूँ, जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको आईरेक मेथड का यूज़ करना होता है। आईरेक मेथड में आपको सबसे पहले इशू पता होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए आपकी। इसे अगर आईरेक आप ना भी समझे तो इसे नॉर्मली समझिए कि आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिला, आपको सबसे पहले उस प्रोविज़न को मेंशन करना है जिस प्रोविज़न की हेल्प से आप उसको डिसाइड करेंगे। आपने वो प्रोविज़न डाल दिया और छोटा सा बता दिया उसके बारे में कि इसमें क्या दे रखा है जी। सेकेंडली आपको उन फैक्ट्स पे जो आपको मिले हैं क्वेश्चन में ये लॉ अप्लाई करना है और इसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए जो थर्ड स्टेज होती है। अब आपको इसे अप्लाई करते हुए रीजनिंग के साथ बताना है कि मेरे हिसाब से क्यों इसमें अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। और जब आपका एप्लीकेशन आपने कर दिया लॉ का उस फैक्ट पे, आपको पता लग जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन आएगा जिसे हम कोर्ट में जजमेंट बोलते हैं, ऑर्डर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसे कंक्लूजन बोलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे वो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस को हर बच्चे को तैयार करना चाहिए बिकॉज अभी इस बार का जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, हाँ अचानक से पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम ना दे। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते रहें और अल्टीमेटली आप एप्लीकेशन में फंस जाएं।
ये पहले से आपको अगर प्रिपरेशन रहेगी तो आप फंसेंगे नहीं। बिल्कुल, जैसा कि श्रेयांश जी बता रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं कि जैसे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आपने बताया कि जो पूछे जाते हैं, इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। जो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे किसी सेक्शन का दे दिया है, सेक्शन 20 इंडियन एविडेंस एक्ट है, जैसे उसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन दे दिया, उस इलस्ट्रेशन को मतलब 3 स्टेजेस में हमको कंप्लीट करना है कि हमने उसका ऊपर दे दिया थोड़ा सा बॉडी में, हमने उसका क्या किस सेक्शन से किस प्रोविजन से रिलेटेड है उसको बता दिया, अपना साथ में रीजनिंग बता दिया, देन उसमें क्या जो कंक्लूड होकर आ रहा है कि वो ऑफेंस वहाँ मिड आउट हो रहा नहीं हो रहा, उसको कंक्लूड करते हुए ख़त्म कर दिया। तो ये और इसकी प्रैक्टिस, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंसर प्रैक्टिस जो है ये प्री के दौरान ही आप अपना प्री कर रहे हैं, उसी के दौरान ही शुरू कर दें, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता है कि आप उसमें जो है आप जा करके कि 1 महीने पहले या 1.5 मंथ बिफोर आप जा करके मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएँ। और सर एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जी, 9 to 10 मंथ का प्रोसेस होता है हमारे इस आयोग, लोक सेवा आयोग जो है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। यस, प्री टू रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट, यस राइट। आपका अगर उससे 4 या 5 महीने से पहले आपने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और प्रॉपर आपकी एक अच्छे प्रिपरेशन है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जुडिशरी के एग्जाम में टाइम टेबल है। विदाउट टाइम टेबल यू कैन डू नथिंग इन दिस एग्जाम, इट इज़ वेरी मच क्लियर। बिकॉज सर आपका टाइम टेबल और रिजिड टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स चेंज भी होना चाहिए। बिल्कुल रिजिड इन द सेंस आपके पास ये होना चाहिए कि आपको अपना टाइम पता है, इस टाइम पे आपको यही चीज़ करनी है, आपको उससे ज़्यादा इधर उधर आप रोज़ाना चीज़ें चेंज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। बट सर आपको अपने सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में। तो मेरा मानना है सर अगर 6 मंथ या 4 मंथ ये एक टाइम है, अगर आप प्री से पहले तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे से अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं मेंस को लेके, और फिर सर लास्ट में 1 और 1.5 मंथ में आपने प्री पे पूरी तरीके से फोकस कर लिया है, तो आपका ये एग्ज़ाम आपके लास्ट तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। जी ओके। तो हम लोगों ने श्रेयांश जी से जाना कि मेंस की जो प्रिपरेशन है, प्री की प्रिपरेशन, दोनों में स्ट्रेटजीज अलग हैं, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग, अप्रोच अलग है, किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई श्रेयांश जी आपको